नमस्कार, प्रणाम, पहला आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बुरास कुमाऊं नैनीताल से में। तो आज मैं उपस्थित हूँ नैनीताल के नगर पालिका सभा। तो आप लोग देख सकते हैं सभी महिलाएं उपस्थित हैं और ये सभी महिलाएं SHG के थ्रू यहाँ पर आई हैं। तो आज है प्रोग्राम यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का भी स्वागत करना चाहूँगा। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूँगा। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आज की इस कार्यशाला का क्या उद्देश्य है या ये जो शिविर लगा है उसका क्या उद्देश्य है। जैसे कि जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल है उसके तत्वाधान में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको महिलाओं के साथ होने वाली जो घरेलू हिंसाएं होती हैं उसके संबंध में आपको मैम द्वारा कुछ जानकारियाँ दी जाएंगी। अब मैं मैम से चाहूँगा कि आगे का मैम कि आपने इतना समय मुझे दिया है। किसी आपको आपके अधिकारों के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपसे खुद ही पूछना चाहूँगी, क्या आप जितनी महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं, आप में से किसी की कोई ऐसी समस्याएं हैं? घर में रहते हुए ससुराल के साथ में, माँ बाप के साथ में कभी किसी तरह की हिंसा का आपको सामना करना पड़ा हो? ये बहुत खुशी की बात है कि आप में से किसी को किसी हिंसा का अभी तक सामना नहीं करना पड़ा। अदरवाइज हमारी जितनी दिन प्रतिदिन की जो दिनचर्या होती है उसमें कितनी हमारी ऐसी महिलाएं हैं जो किसी मजबूरी के तहत अपने घर की चार दीवारी से बाहर नहीं आ सकती हैं। किन किन समस्याओं से वो जूझ रही हो किसी को बता नहीं पाती है। मे भी हो सकता है कि आप लोग शर्म की वजह से भी ना बता पाए, क्योंकि एक पब्लिक प्लेस है। अपने घर की बात बताना, वो आप ये भी अच्छी बात है कि आप लोग नहीं बता रही हैं, क्योंकि घर की बात बताना ये भी सही नहीं है, मंच में रखना। लेकिन उसको आप एग्जाम्पल की कमी है तो उसके लिए हमें ही मेहनत करनी होगी। अब हम बात करते हैं घरेलू हिंसा की। देखिए, घरेलू हिंसा क्या है? घर की चार दीवारी के भीतर किसी भी तरह की हिंसा। हिंसा से मतलब हमारा मारना और पीटना ही नहीं है। सिर्फ हिंसा से हमारा मतलब ये है कि आपने जो है घर में रहते हुए किसी प्रकार का किसी को तंज करना भी। आप नौकरी पे जा रहे हैं, आपको नौकरी पे जाने से रोकना। आप खाना खा रहे हैं तो खाने खाते समय मेंटली टॉर्चर करना। स्कूल में बच्चों को भेजने से रोकना, आपको स्कूल में जाने से रोकना। किसी भी प्रकार से आपकी जो एक गरिमामय जिंदगी है उस पर आघात पहुंचाना, ये एक हिंसा है। हिंसा घर की चार दीवारी के भीतर होती है तो उसको हम घरेलू हिंसा कहते हैं। घरेलू हिंसा से हमें प्रोटेक्शन दिया गया है। अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है, वो कोई भी कर सकता है। ये वाली जो घरेलू हिंसा है इसमें पीड़ित हमेशा एक महिला होती है। महिला पीड़ित इसमें अपने अधिकारों की डिमांड कर सकती है। आजकल क्या करते हैं, कई बार वकील साहब लोग पुरुषों की तरफ से भी लगा देते हैं, जबकि जो ये अधिनियम बना है सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना है और बेसिकली उन्हीं महिलाओं की समस्याओं के लिए बना है जो फेस कर रही हैं। और हुआ मैम कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो इसके अगेंस्ट जा रही हैं। मतलब इन लोगों ने ना इसको अपना वो बना लिया एक। वही मैं आपको हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब 2005 में हमारा सबसे पहले ये कानून बना था, ये कानून बना था जिस महिला का आप जिक्र कर रही, ऐसी ही उन्हीं महिलाओं को देके ये कानून बनाया गया था कि ताकि उनको एक सम्मानजनक स्थिति में समाज में एक अपना जीने का हक मिल सके। पर हुआ क्या, इसका उल्टा होने लगा। आप लोगों ने तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, आप लोग सब अच्छी जिंदगी जिए, मतलब 2-4 थप्पड़ भी खाए, पति से ससुर से गालियाँ खाई, पर आपने जीना सीख लिया। हम लोग नहीं जी पा रहे हैं उस माहौल में। हम क्या करते हैं, अगर पति ने, सास ने, ससुर ने, किसी ने भी, उसी के इम्पैक्ट की मैं बात कर रही हूँ जो आप कह रहे हैं कि इसका उल्टा हम यूज कर रहे हैं। जरूरतें हमारी बहुत ज्यादा है। पहले साल में 2-4 जोड़ा कपड़ा बन गया ना तो ठीक है, चल जाएगा काम। 2 जोड़ा सर्दी का है, 2 जोड़ा गर्मी का है, इसमें हमारा हो जाएगा। यही होता था। बिल्कुल। अब महीने में कितने जोड़े बनते हैं। आज शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करनी है, किसी बाजार से निकल गए तो बाजार से शॉपिंग करनी है, मोबाइल में है तो ऑनलाइन इसने तो खरीदना। ये तो अगर खोल लें हम कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, तो चाहे घर के लिए चम्मच ही मंगा लेते हैं, ऑर्डर कर दिया, बड़ा सस्ता मिल रहा था, जरूरत नहीं है उसकी, बस सस्ता मिल रहा था तो मंगा लेते हैं। ये क्या हुआ, जरूरतें बढ़ गई हैं। हम सबकी जरूरतें बहुत ज्यादा, मतलब स्वेटर, मैं अपने पुराने जमाने की बात करती हूँ। पुराना जमाना बहुत नहीं, अब से 15 साल पहले ही स्कूल कॉलेज में हम लोग जाया करते थे, 2 स्वेटर में काम चल जाता था। एक स्वेटर स्कूल कॉलेज के लिए हो गया, एक घर के लिए हो गया, एक आने जाने के लिए रखा हुआ है। अभी कितने स्वेटर्स हम लोग के पास होते हैं। तो जरूरतें बढ़ गई। इससे क्या होगी, मॉनेटरी रिलीफ, जब कहीं पर भी हमारा जो धन है ना
आएगा तो लालच आएगा, लालच आएगा तो बुराई को जन्म देगा। तो लड़की जब शादी के बाद घर में, आज तक भी कोई भी ऐसा केस कभी अलाउ नहीं होता है जिसमें सास ससुर से घरेलू हिंसा लगाई। पति के साथ आप ठीक है, फ्री रह रहे हैं, आप मेंटेनेंस का देखिए, आपका जो भरण पोषण है कौन हकदार है? आपकी शादी से पहले आपके माँ बाप, शादी के बाद आपका पति आपकी जिम्मेदारी लेगा। बिल्कुल। तो आपके ससुर आपकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। भले ही आप ला के कहती रहे कि मेरे पति ससुर के पास जो है करोड़ों की संपत्ति है और मेरा पति ससुर जो है मुझे नहीं दे रहा है भरण पोषण, तो उनके कह देने से ही साबित नहीं हो जाएगा। भले ही वो कहती रहे और अननेसेसरी अपना भी वक्त जाया करें। और मैम वही वक्त जाया जो होता है ना, उससे बहुत ज्यादा परेशानी होती है उन लोगों को। पुराने लोग हैं तो वो लोग डेस्टिनी कहेंगे। हाँ, अगर किसी आदमी का किसी चीज में वक्त बर्बाद होना लिखा है, फिर हाँ, वो नहीं रोक सकते। कुछ चीजें डेस्टिनी में होती है, लेकिन इसका एंड क्या होता है? अच्छा होता है। अगर आप सही है तो अच्छा होगा। कभी भी इसका रिजल्ट जो है बेकार नहीं जाता, नेगेटिव रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। सास ससुर का आप देखिएगा, मैं आज आपको बता के जा रही हूँ कि आप जो पार्टी है, कभी भी कानून ऐसा नहीं बना है कि अननेसेसरी लोगों को परेशान करने के लिए बनाया गया। जितने भी लोग क्या करते हैं, फैब्रिकेशन करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, मतलब चीजों को बढ़ा चढ़ा के गलत फंसा देते हैं लोगों को, लेकिन उसके बाद क्या होता है? एविडेंसेस ही आती है, साक्षी जो आता है उसके आधार पर ही सब कुछ डिसाइड होता है। और जब सही चीज साबित होती है तो फिर न्याय ही मिलता है। बिल्कुल। उसमें भले ही आपके 8 साल लगे, 10 साल लगे, वो एक उसको कह सकते हैं कि वो परेशान है, लेकिन उसमें क्या होगा? हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वहाँ बस उनसे कहे कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बने रहिए। किसी भी तरह का जो है आपको परेशानी अगर आ रही है तो आज इस पे जो है बस सब्र करिए, पेशेंस रखिए। एट द एंड ऑफ द डे आपको सुकून ही मिलना है। और जिन्होंने किसी को परेशान करने का सोच भी रखा है, किया भी है, तो ये बात आप तय मान लीजिए, जो विधाता है ना, वो कभी किसी की रखता नहीं है, उसके यहाँ सबका इंसाफ होता है। चाहे मैं किसी को परेशान करूं या मुझे कोई परेशान करे, उस एक टाइम पीरियड में तो ये हो सकता है कि परेशानी मुझे उठानी पड़े या मैं जिसको दे रही हूँ उसको उठानी पड़े, बट जो सही होगा उसका ही हमेशा क्या होगा? राज होगा। सच हमेशा साबित होता है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है? घरेलू हिंसा के बारे में आगे पूरी प्रोसीजर बता देते हैं। अगर कोई महिला है, उसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है, घरेलू हिंसा होने के साथ तो वो क्या क्या कर सकती है? उन व्यक्तियों को जिन्होंने उसके साथ में घरेलू हिंसा की है, व्यक्ति वो कौन होंगे जो घरेलू हिंसा की कैटेगरी में आएंगे? वो विवाह से संबंधित पक्षकार हो सकते हैं, आपके ब्लड रिलेशन से संबंधित पक्षकार हो सकते हैं, जो किसी एक घर में एक साथ, एक कहते हैं शेयर हाउस होल्ड, साझी गृहस्थी, यानी कि एक चूल्हे पे साथ में रहते हुए जब किसी के साथ घरेलू हिंसा की गई हो, तो घरेलू हिंसा जो अधिनियम है उसमें वही लोग आ सकते हैं पक्षकार बनकर, या वही आदमी अपना दावा कर सकते हैं जहाँ पे जो घरेलू हिंसा की गई है वो साझी गृहस्थी में रहते हुए, ज्वाइंट फैमिलीज जिसको कहते हैं ना, ज्वाइंट फैमिलीज में रहते हुए जिसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है, वो आएंगी कोर्ट में। फिर उनको क्या करना है और उनको क्या क्या अधिकार है। सबसे पहला जो उनको अधिकार है वो कोर्ट में आती है और उनके साथ घरेलू हिंसा होती है, तो वो कोर्ट में सबसे पहला जो अपने अधिकार की डिमांड करेंगे वो है प्रोटेक्शन ऑर्डर, संरक्षण आदेश। कोर्ट से वो कहेंगे कि भाई इनको रोक दिया जाए कि फर्दर मेरे साथ किसी भी तरह की घरेलू हिंसा ना करें, पहला। दूसरा क्या है, इन केस अगर उसको घर से निकाल दिया गया है, जो भी पीड़ित पक्षकार है, वो महिला ही होगी, वो बेटी भी हो सकती है, माँ बाप बेटी के साथ भी कर सकते हैं, पत्नी भी हो सकती है, बहू भी हो सकती है, एक माँ भी हो सकती है, बेटा माँ के साथ में भी कर सकता है। कोई भी महिला हो जिसके साथ घर की चार दीवारी में हिंसा हुई है, वो पीड़ित होगी। पीड़ित पक्षकार सबसे पहले क्या लेगी, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपके साथ में आगे कोई आसपास भी हो, क्योंकि आप पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, अपने आसपास कहीं भी ऐसा होते देखती हैं तो आप उनको उनके अधिकारों के बारे में बता सकती हैं। सबसे पहले क्या होगा, संरक्षण आदेश, यानी वो एक संरक्षण आदेश उनको कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा। दूसरा क्या, इन केस उसको घर से अगर निकाल दिया गया है तो रेजिडेंशियल ऑर्डर, निवास का आदेश, उस घर में उसको एक कमरा रहने के लिए दिया जाएगा विद टॉयलेट, बाथरूम एंड किचन। उसकी भी डिमांड वो कर सकती है, वो उनको दिया जाएगा, ये उनका राइट है। तीसरा उनका क्या राइट है, अगर इन केस ऑफ मदर है और बच्चे को ले लिया गया है, उसे जबरदस्ती छीन लिया गया है, तो बच्चे की कस्टडी को अपने पास लेने का भी उसको अधिकार है। नेक्स्ट जो अधिकार मिला है घरेलू हिंसा के तहत उनसे, वो मिला है मॉनेटरी रिलीफ, धनीय अनुतोष, यानी अगर आपके खाने पीने की दवाइयों का इस तरह का कोई जो खर्चा, प्रत्येक दिन की जो भी आपकी दिनचर्या है उसमें आपको परेशानी हो रही है खर्चे के लिए, तो उसमें आप क्या करेंगे, अपने भरण पोषण की भी डिमांड करेंगे। भरण पोषण की डिमांड करने के लिए ऐसा नहीं आप किसी से, आप बता रही थी कि ससुर से कर रखा है,
ससुर से नहीं कर सकती है। जो भी वो नोटिस को कोई समझती नहीं है, फिर वो क्या करेंगी कि उस पर इग्नोर करवाती रहेगी, झूठी रिपोर्ट लगवा देंगी। फिर कोर्ट को बाद में वो जो स्टेप्स लेने पड़ते हैं वो टाइम टेकिंग प्रोसीजर होती है कोर्ट में। कई बार आपके काउंसिल की तरफ से आपके काउंसिल किसी दूसरे केस में बिजी हो जाते हैं, उस पर्टिकुलर केस में आपको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, उससे भी क्या होता है फिर डिले हो जाता है, फिर एक फर्दर नेक्स्ट डेट लग जाती है। अदरवाइज इसका जो प्रोसेस है डोमेस्टिक वायलेंस की हम आपसे बात कर रहे हैं, घरेलू हिंसा का जो एप्लीकेशन है उसके लिए ये प्रोविजन है कि वो विद इन 60 डेज 60 दिनों के भीतर आपका डिसाइड कर दिया जाएगा। 60 दिनों से ज्यादा का उसमें समय ही नहीं लगना है सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर एक पीड़ित को अपना इंसाफ लेने में इतना समय लगेगा तो फिर फायदा ही नहीं रहेगा ना उस प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने का। और आप दूसरी बात ये जैसे कि जो मैं राइट्स आपसे बता रही हूँ कि मॉनेटरी रिलीफ हो गया, धनीय अनुतोष हो गया, घर रहने का अधिकार हो गया आपका, और आपका संरक्षण आदेश हो गया, आपके साथ मारपीट हुई है, ये आप जिस दिन मुकदमा करते हैं उस दिन आप इनकी डिमांड कर सकते हैं, उस दिन आपको दिए जाते हैं। जब तक आपका मुकदमा चलेगा तब तक के लिए कोर्ट हेल्ड कर देती है, महिला को पीड़ित मान ही लेती है। प्रथम को पता होगा, हम जागरूक होंगे इस बारे में, तो मुझे लगता है फिर शायद टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं रहे। कुछ महिलाएं स्ट्रांग होती है मैम, लेकिन कुछ कुछ महिलाएं ना हार मान जाती हैं। बहुत ज्यादा महिलाएं स्ट्रांग नहीं होती, बहुत ज्यादा महिलाएं स्ट्रांग नहीं होती मैम, लेकिन सहन नहीं करना चाहिए, सहन कभी नहीं करना चाहिए मैम, इट्स ट्रू। तो अगर सहन करेंगे ना तो आपको दबा दिया जाएगा, फिर अच्छी चीजें कभी नहीं आएंगी, फिर तो उन्हीं का बोलबाला हो जाएगा दंगा फसाद करने वालों का। इसके लिए हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा कर्तव्य अभी आज महिला होने के नाते इस ग्रुप में यही है कि हम अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करें। तो जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, सर्वप्रथम इसका जो उद्देश्य है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है। तो निःशुल्क कानूनी सहायता जो है वो किन लोगों को मिलेगी, उसका जो सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया होता है हमारा, उसमें सबसे पहले आते हैं महिलाएं और बच्चे, उसके बाद आते हैं बुजुर्ग व्यक्ति, उसके बाद उसमें विकलांग लोग, और जो आपके जिनकी आय 50,000 से कम होती है उन लोगों को भी निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। और इसमें सबसे जो बड़ा उद्देश्य है, जो आप लोगों का केस चलता है, काफी परिवार ऐसे होते हैं जो निर्धन होते हैं, जो अपने लिए एक वकील भी नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा जो है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रोवाइड करवाता है। इसके लिए जो हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का फ्रंट ऑफिस खुला है, तो आप वहां पर को आकर अपनी जो समस्याएं वो हमको बता सकते हैं, और वहां पर को हम आपकी पूरी तरह से निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेंगे, जिसके लिए सचिव मैम वहां पर को बैठी रहती हैं, जो आपकी समस्याओं को सुनती हैं और आपके हितों के लिए जो भी विभाग है या जो भी तो शायद अगर हम लोग छोटा छोटा प्रयास करें तो हम लोग एक अच्छा समाज निर्माण कर सकते हैं। हमारा सबका, हमें ऐसा नहीं सोचना है यार छोटा बच्चा है चलो 5 रुपए दे दो, क्या बड़ी बात है, हम क्यों दे रहे हैं, हम इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। हम ये ना सोचे कि यार हमने दे दिया और खत्म, मत दीजिए। अगर आप उसके लिए सच में दिल से कुछ करना चाहते हैं तो 10 नंबर पे कॉल करिए, उसको वहां भेजिए, शायद सरकार उसको पढ़ाएगी, वो शायद आपने कहानी ये सुनी होगी कि उपलब्धि हासिल कर सके। तो इसलिए सभी से मेरा प्रयास है, मैं जब भी अवेयरनेस कैंप करती हूँ मैं सिर्फ इन्हीं 2 बातों को लेके चलती हूँ कि जो हमारे, मुझे सबसे बड़ी लगती है भिक्षावृत्ति। क्यों और देशों में देखो भिक्षावृत्ति नहीं है, भारत में क्यों बढ़ती जा रही है, हम दे रहे हैं, हम ही तो बढ़ावा